नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम राजस्थान का इतिहास क्लास नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, और आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, हम पिछले दिनों 2-3 दिनों से प्रजामंडल का जो आपके टॉपिक चल रहा था उसको पढ़ रहे थे। तो कल प्रजामंडल का टॉपिक आपके पूरा हो चुका है और आज के इस वीडियो में साथियों हम राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके संबंध में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके लेवल 1 में भी राजस्थान में 1857 की क्रांति दे रखी है और लेवल 2 में भी राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो दे रखी है। तो ये दोनों ही लेवल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट मेंस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं जो कि आपके 4 और 5 फरवरी को आयोजित होने वाला है उसके लिए। तो बिल्कुल डिटेल से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं साथियों। क्लास नंबर 11 और क्लास नंबर जो 12 रहेगी, बिल्कुल इसमें आपके ये जो राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति है, ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो देखिएगा, इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है यूट्यूब पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली सभी क्लासों को अटेंड कर सकते हो। हमने राजस्थान का जो भूगोल है पूरा पढ़ लिया है, उसकी प्लेलिस्ट बना बना रखी है। राजस्थान की जो कला संस्कृति है इसको भी कंप्लीट कर लिया है, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और राजस्थान का जो इतिहास है, अब आपके सिर पे एक टॉपिक छूट रहा है जो राजस्थान में जो राजवंश है साथियों। कौन सा टॉपिक है? राजवंश। हालांकि राजवंश वाला टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ाया था, लेकिन वो तो निर्भर करता है कि आप अगर उस टॉपिक को पूरा पढ़ना चाहते हो तो देखो, थोड़ा बड़ा टॉपिक है राजवंश का। क्योंकि एक तरफ तो ये 15-20 कला से जो हुई है आपके और एक तरफ वो जो राजवंश का टॉपिक है वो अकेला है। तो उसको भी अगर चाहे तो हम पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो हम दूसरे सब्जेक्ट को भी शुरू कर सकते हैं। तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, आपका जो टॉपिक है राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा था। तो भाई ऐसा है कि भाई 1857 की जो क्रांति है ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं हुई थी, बल्कि 1857 की जो क्रांति है ये संपूर्ण भारत में हुई थी। और 1857 की क्रांति किस किस के मध्य हुई थी साथियों? इम्पोर्टेंट बात यह है, किस किस के मध्य हुई थी। तो मुख्य रूप से उस समय जो भारत के सैनिक थे, ठीक है ना, उस समय अंग्रेजों के अधीन जो भारत के सैनिक थे, मतलब भारत के लोग जो सैनिकों की पोस्ट पे थे और जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनके आपस में, इन दोनों के आपस में मुख्य रूप से ये क्रांति हुई थी। और साथ ही बहुत सी जगह जो सामान्य जो लोग थे, जो कुछ जगह के ठिकानेदार राजा महाराजा थे, उन्होंने भी इस क्रांति में भाग लिया था। तो हम बिल्कुल शुरू से बात करेंगे कि क्यों ये क्रांति हुई और राजस्थान में किस प्रकार से इसका क्रम चला था। तो देखिएगा, अगर डायरेक्टली हम बात करें, डायरेक्टली मतलब यहाँ पर हम सीधी ये बात करेंगे, इम्पोर्टेंट जो बिंदु सबसे आता है। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल। देखो, गवर्नर जनरल मतलब इनको कहा जाता था जीजी। क्या कहा जाता था? जीजी। जैसे जीजी का मतलब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे अपने घर में कोई परिवार में, मतलब अपने परिवार में कोई भी सबसे जो उम्र दराज महिला होती है उनको अपन किस नाम से जानते हैं? दादी के नाम से। उसी को गांव में कहा जाता है जीजी। क्या कहा जाता है? जीजी। जीजी मतलब सबसे बड़ी। तो मतलब ये जो जीजी का पद था गवर्नर जनरल का, ये सबसे बड़ा पद था साथियों, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा पद था। अब उस समय जब क्रांति हुई 1857 की, तो भारत के जो जीजी थे, मतलब गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल व रोटी। क्या था? कमल और रोटी प्रतीक चिन्ह माना जाता था। मतलब कहीं पर अगर किसी को निमंत्रण भेजा है और कमल और रोटी साथ में है, तो मतलब कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है? 1857 की क्रांति की हो रही है। अब देखो, जीजी के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक एजीजी की भी नियुक्ति की जाती थी। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मतलब एजीजी का मतलब तो होता था एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, और जीजी का मतलब क्या होता था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो होता है साथियों, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तो होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना, एक तो होता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी? राज्यपालों की। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है। उसी प्रकार गवर्नर जनरल जो ये था, ये प्रत्येक राज्य में एक एजीजी की नियुक्ति करता था।
तो गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग। और एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये क्लियर है आपको? ये तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर याद रखनी है। अगर पूछ ले कि प्रतीक चिन्ह क्या 1857 की क्रांति का, तो कमल और रोटी। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग। मतलब गवर्नर जनरल मतलब जीजी मतलब सबसे बड़ा। और एजीजी, एजीजी की कौन कौन नियुक्त करता था साथियों? जीजी नियुक्त करता था। तो राजस्थान का एजीजी मतलब एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर याद रखना है। देखिए, अगर हम बात करें कि 1857 की क्रांति हुई ही क्यों, 1857 की क्रांति आखिर क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो बिल्कुल शुरुआत से हम देखेंगे साथियों। राजस्थान के जो राजा थे, इन्होंने मराठों व पिंडारियों से बचने के लिए अंग्रेजों के साथ कुछ संधियां की थी। समझो बात को, अंग्रेजों का दबदबा शुरू से नहीं था, लेकिन देखो अंग्रेज यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी खोल कर आए थे। अब अंग्रेज यहाँ पर आए, अब राजस्थान के जो शासक थे साथियों, उस समय की बात है, तो जो आसपास के जो क्षेत्र में मराठा रहते थे और जो पिंडारी रहते थे, ये दोनों कहाँ आते थे? राजस्थान में आते थे। और राजस्थान की जो प्रजा है, राजस्थान के जो शासक है, उनका धन वगैरह लूट करके वापिस चले जाते थे, उनकी हत्या करके चले जाते थे, उनकी बहू बेटियों को उठा कर ले जाते थे। तो मतलब मराठे और पिंडारी, तो ऐसा अक्सर हुआ करता था। तो देखो, इन्होंने मराठों और पिंडारियों से बचने के लिए अंग्रेजों से संधियां की राजस्थान के राजाओं ने। और वो संधियां भी कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। एक तो थी सहायक संधि और एक थी आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां। देखो, आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां अलग है और सहायक संधि अलग है। तो पहले हम सहायक संधियों को देख लेते हैं थोड़ा बहुत, और फिर देखेंगे हम आश्रित पार्थक्य नीति की संधियों को। तो पहले सहायक संधियों की बात करें, तो राजस्थान में अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली जो पहली रियासत थी वो थी भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत ने ही मराठों और पिंडारियों से बचने के लिए अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी। साथियों, ये जो भरतपुर रियासत ने संधि की थी, तो उस समय भरतपुर रियासत के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह और लॉर्ड वेलेज अली के मध्य ये सहायक संधियां हुई थी। कब हुई थी? सितंबर 1803 ईस्वी में। जबकि राजस्थान की दूसरी रियासत जिसने सहायक संधि की थी, भाई डायरेक्टली आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली रियासत जिसने सहायक संधि अंग्रेजों से की थी, तो वो थी भरतपुर रियासत। कब हुई थी? सितंबर 1803 में। किस किस के मध्य? रणजीत सिंह और लॉर्ड वेलेज अली के मध्य। जबकि ये जो सहायक संधि दूसरे नंबर पे की थी, वो की थी भरतपुर के पास में ही है अलवर। तो अलवर रियासत ने अंग्रेजों से दूसरी सहायक संधि की थी राजस्थान में, जो कि अलवर रियासत के शासक बख्तावर सिंह और लॉर्ड वेलेजली के मध्य हुई। यह हुई थी नवंबर 1803 में। तो मतलब सितंबर 1803 में तो भरतपुर रियासत ने संधि कर ली अंग्रेजों से, और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर मतलब 2 महीने बाद साथियों, नवंबर 1803 ईस्वी में जो अलवर रियासत थी, इसने अंग्रेजों से संधि कर ली। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो, संधि में क्या होता था कि अंग्रेज कुछ शर्तें रखते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बदले में आपको ये करना होगा, बदले में हमें आपके राज्य में यह अधिकार प्राप्त होगा। तो देखो, उनकी अपनी अपनी शर्तें होती थी। अब इसके बाद में अगर बात करें हम आश्रित पार्थक्य नीति की, तो जो आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां थी साथियों, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और राजस्थान के साथ जो संधियां करने वाला था वो था चार्ल्स मेटकोप। ये जो चार्ल्स मेटकोप है, ये राजस्थान का क्या था उस समय? एजीजी था। और ये लॉर्ड हेस्टिंग क्या था? जीजी था, गवर्नर जनरल। और ये एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स मेटकोप। देखो, आश्रित पार्थक्य नीति के अंतर्गत राजस्थान की संधि करने वाली रियासतों की अगर हम बात करें, तो इस नीति के अंतर्गत जिस रियासत ने सबसे पहली संधि की थी वो थी आपके करौली रियासत। ये जो करौली रियासत ने संधि की थी, तो यहाँ के जो शासक थे उनका नाम क्या था? हरबख्शपाल सिंह और चार्ल्स मेटकोप, जो राजस्थान का एजीजी था। राजस्थान का एजीजी कौन था? चार्ल्स मेटकोप। और यहाँ करौली का जो शासक था उसका नाम था हरबख्शपाल सिंह। इन दोनों के मध्य आश्रित पार्थक्य नीति के अंतर्गत राजस्थान की पहली संधि हुई, जो कि 9 नवंबर 1817 ईस्वी को हुई थी। जबकि राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने आश्रित पार्थक्य नीति के अंतर्गत राजस्थान से आश्रित पार्थक्य नीति के अंतर्गत जो अंग्रेजों से संधि की थी, वो थी अंतिम रियासत सिरोही। साथियों, ये जो सिरोही रियासत थी, इसका शासक था शिव सिंह। और राजस्थान का जो एजीजी था वो कौन था? चार्ल्स मेटकोप। तो इन दोनों के मध्य
अंतिम संधि संधि हुई थी। कौन सी नीति के अंतर्गत? आश्रित पार्थक्य नीति के अंतर्गत ये संधि हुई थी 11 सितंबर 1823 ईस्वी को। एक और नोट करके मैंने लिखा है साथियों कि राजस्थान की वह रियासत जिसने पूर्ण शर्तों के साथ संधि की थी, उस रियासत का नाम था कोटा रियासत। कौन सी रियासत थी वो? कोटा रियासत वह रियासत थी जिसने अंग्रेजों की सारी शर्तें मान ली थी और इनके मध्य जो संधि हुई थी 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को। कोटा का शासक कौन था उस समय? महाराजा उम्मेद सिंह प्रथम। इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भाई आप तो हमारी जो मराठे हैं और जो पिंडारी है इनसे पूर्ण रूप से रक्षा कीजिए और आपने जो जो शर्तें बताई है हमें सब मंजूर है। ऐसा पहला राज्य कौन सा था साथियों? तो पहला राज्य क्या, ऐसा राज्य कौन सा था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? कोटा राज्य। और अंग्रेजों के मध्य और कोटा राज्य के मध्य कब संधि हुई? 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को। उस समय कोटा का शासक कौन था? महाराज उम्मेद सिंह प्रथम। तो देखो अभी तक हमने 1857 की जो क्रांति के बारे में टॉपिक आपके ये जो चल रहा है इसमें दो चीजें पढ़ी है सिर्फ। कौन कौन सी चीजें पढ़ी है? कि जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे उसको हमने देखा है कि भाई 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल रोटी। राजस्थान में एजीजी मतलब इसका चेला कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है ना। अब इसके बाद में हमने जो मराठों और पिंडारियों से बचने के लिए राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से जो संधियां की थी उसके दो प्रकार पड़े। कौन कौन से? सहायक संधि और आश्रित पार्थक्य नीति की संधियां। सहायक संधि करने वाली सबसे पहली रियासत राजस्थान की कौन सी है? भरतपुर। और दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? अलवर। भरतपुर का शासक कौन था? रणजीत सिंह। और अलवर का शासक कौन था साथियों? बख्तावर सिंह। दोनों ने ही लॉर्ड वेलेस्ली से संधि की, एक ने सितंबर 1803 ईस्वी में और एक ने नवंबर 1803 ईस्वी में। अब इसके बाद में आश्रित पार्थक्य नीतियों की जो संधियां की उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। राजस्थान का कौन था एजीजी? चार्ल्स मेटकॉप। साथियों जो प्रथम रियासत जिसने आश्रित पार्थक्य नीति के अंतर्गत संधि की थी वो थी करौली। करौली का शासक कौन था? हरबख्शपाल सिंह। और राजस्थान का एजीजी चार्ल्स मेटकॉप। 9 नवंबर 1817 ईस्वी को इनके मध्य संधि हुई। जबकि अंतिम रियासत कौन थी जिसने संधि की आश्रित पार्थक्य नीति के अंतर्गत? तो वो थी सिरोही। 11 सितंबर 1823 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉप और शिव सिंह के मध्य। एक और हमने देखा था कि भाई राजस्थान की जिस रियासत ने पूर्ण शर्तों के साथ कह दे कि साफ साफ जो आप कहोगे वही हम करेंगे, ऐसा कौन कह रहा? महाराजा उम्मेद सिंह प्रथम। सारी शर्तें किसकी मान ली थी? अंग्रेजों की। अब अंग्रेजों का दबदबा स्थापित हुआ क्योंकि संधि कर रही है रियासतें, तो मतलब अंग्रेजों का दबदबा स्थापित होना ही होना है। तो देखो इसके बाद में अब अंग्रेजों से संधियां की, तो संधियां की तो इन्होंने साथियों अंग्रेजों ने यहीं से अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था, यूं मान सकते हो आप। यहीं से ढंग से इन्होंने पैर पसार लिए थे बिल्कुल राज्य में अपने। अब देखो इसके बाद में अंग्रेजों ने इन संधियों के तहत जो संधियां की थी राजाओं से, राजस्थान के राजाओं से, तो इसके तहत राज्यों में अपना प्रशासन चलाने के लिए एक रेजिडेंसी का गठन किया था। कि राजस्थान में जो वर्तमान स्वरूप है, देखो अलग अलग जो जिले हैं, अलग अलग जो रियासतें हैं और हर एक रियासत अलग अलग राज्य के नाम से जानी जाती थी। तो इन सभी राज्यों में अपना प्रशासन कौन चलाएगी? अब अंग्रेज चलाएंगे। अंग्रेज क्यों चलाएंगे? क्योंकि संधिया कर ली है। गारंटी किस बात की दे रहे हैं? कि मराठों और पिंडारियों से तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो साथियों इस वजह से इन्होंने राज्य को इनको चलाना था, तो इन्होंने एक रेजिडेंसी का गठन किया जिसका नाम था राजपूताना रेजिडेंसी। क्या नाम था इस रेजिडेंसी का? राजपूताना रेजिडेंसी। और इस राजपूताना रेजिडेंसी का गठन 1832 ईस्वी में अजमेर में किया गया। कब किया गया? 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी का गठन कब किया गया? अजमेर में किया गया। कब? 1832 ईस्वी में। कहाँ और कब याद रखना है आपको। प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूताना रेजिडेंसी का गठन कब हुआ? तो आंसर रहेगा 1832 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो आंसर रहेगा अजमेर में। जिसका प्रथम मुख्यालय भी रखा गया था अजमेर को ही। प्रथम मुख्यालय इसका कहाँ था? राजपूताना रेजिडेंसी का अजमेर में था। साथियों इसका जो अधिकारी होता था, राजपूताना रेजिडेंसी का जो अधिकारी होता था वो होता था एजीजी। एजीजी मैंने आपको बताया था ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जीजी से छोटा, जीजी तो सबसे बड़ा और एजीजी प्रत्येक राज्य के लिए अलग। 1845 ईस्वी में मुख्यालय बदलकर इन्होंने कर दिया माउंट आबू सिरोही में। क्योंकि देखो अंग्रेज थे तो ये तो राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब इनको ज़्यादा गर्मी यहाँ पर लगी तो इन्होंने क्या किया कि भाई जो गर्मी गर्मी का समय होता है हम कहाँ पर रहेंगे? माउंट आबू सिरोही में।
क्योंकि माउंट आबू सिरोही में तो आपने देखा होगा कि गर्मी में भी बिल्कुल ठंडी हवाएं वहां पर चलती है साथियों। इसी वजह से 1845 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय बदला, जो पहले अजमेर था, और कहाँ कर दिया, माउंट आबू सिरोही में कर दिया। तो राजपूताना रेजिडेंसी का गठन क्यों किया? पहली चीज तो क्योंकि अंग्रेजों को राज्यों में अपना प्रशासन चलाना था, इस वजह से राजपूताना रेजिडेंसी का गठन अंग्रेजों के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1832 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया? अजमेर में। प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ? अजमेर में। अधिकारी कौन होता था इसका? एजीजी। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन होता? एजेंट टू गवर्नर जनरल। जबकि इसका मुख्यालय कब बदला गया? 1845 ईस्वी में। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में। अब देखिएगा साथियों, अभी 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बताया है। तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी मतलब एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक्स लॉरेंस। ये कौन थे? तो जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नोट करके लिखा है मैंने साथियों, एजीजी के अधीन एक पद होता था जिसका नाम था पीए। एजीजी का भी एक पीए होता था। पीए का मतलब होता था पॉलिटिकल एजेंट। देखो, जीजी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मतलब ये सर्वोच्च पोस्ट होती थी। फिर इसके अंतर्गत रहता था एजीजी। कौन रहता था? एजीजी। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट किसका एजेंट था? ये एजेंट था ये गवर्नर जनरल का। और इसके अंतर्गत भी एक पोस्ट हुआ करती थी पीए की। किसकी? पीए की, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहते थे? पॉलिटिकल एजेंट। तो मतलब जीजी नियुक्त करता था एजीजी की, और एजीजी नियुक्त करता था किसको? पीए को, मतलब पॉलिटिकल एजेंट को। क्लियर है यहाँ तक सभी के? क्योंकि ये चीजें अभी आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारणों की, कि उस समय के क्या क्या कारण थे जिसके वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। तो सबसे पहला, हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं संपूर्ण भारत की। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें अभी हमने राजस्थान की बात नहीं की साथियों। तो 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारणों को अगर हम देखें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण आता है वो आता है सेना भर्ती अधिनियम। सेना भर्ती अधिनियम जो 1856 ईस्वी में आया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये अधिनियम लाया गया था साथियों। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सेना भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में लाया गया था। अब देखो, इस अधिनियम में ऐसी क्या खास बात हुई थी कि इसके कारणों से ये भी एक कारण बन गया किसका? 1857 की क्रांति होने का। तो साथियों, इसमें इन्होंने क्या बताया कि भारतीय सैनिक समुद्र में जाकर युद्ध लड़ेंगे। मतलब समुद्र से बाहर जाकर, समुद्र से बाहर मतलब दूसरे देशों में कौन जाकर के युद्ध लड़ेगा? भारतीय सैनिक जाकर युद्ध लड़ेंगे। तो मतलब अगर कोई भारतीय व्यक्ति सेना में भर्ती होता था और भारत को कहीं बाहर सैनिक भेजने की जरूरत पड़ती थी उस समय, तो जो मूल भारतीय है उन सैनिकों को ही बाहर लड़ने के लिए भेजा जाता था। पहला तो ये नियम बनाया गया इसमें। और एक नियम इसका ये बनाया गया, जो सेना भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया, उसमें एक नियम क्या बनाया गया कि भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड नामक राइफल बंदूक दी जाएगी। कि ब्राउन बेस तो किनको मिलेगी? जो अंग्रेज सैनिक हैं उनको। और जो मूल भारतीय के जो लोग हैं और जो सेना में भर्ती है, उनको कौन सी बंदूक मिलेगी? एनफील्ड राइफल। मतलब एनफील्ड राइफल मूल भारतीय सैनिकों के लिए है, और ब्राउन बेस बंदूक जो अंग्रेज सैनिक है उनके लिए है। अब देखो, इस ये जो उनको भारतीय सैनिकों को बंदूक दी जाती थी एनफील्ड राइफल, इसका भी एक अपना एक इतिहास है भाई। एनफील्ड राइफल की अगर हम बात करें, तो एनफील्ड राइफल जो बंदूक होती थी साथियों, इसमें जो कारतूस लगे होते, कौन से कारतूस? कारतूस जो डालना होता था, तो उन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है ना? अपने दांतों से काट कर उसको खोलना पड़ता था। अब दांतों से काट कर उसको खोलेंगे तो उसकी एक खासियत ये थी कि उसमें गाय व सुअर की चर्बी थी। किसमें? जो एनफील्ड राइफल थी, बंदूक थी, उसका जो कारतूस था उसमें किसकी चर्बी लगी होती थी? गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। अब देखो, दो चीजें होती है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ये गाय को सबसे पवित्र जानवर मानते हैं, जबकि जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं,
ये सूअर को सबसे पवित्र जानवर मानते हैं। तो दोनों ही एक तरह से आप ये मान सकते हो कि गाय और सूअर की चर्बी, मतलब दोनों ही धर्मों को भ्रष्ट करने की एक बात थी। इसी वजह से जो भारतीय मूल के जो लोग थे, इन्होंने जो सेना में भर्ती थे, इन्होंने इसका विरोध किया। किसका? कि भाई एनफील्ड राइफल हम नहीं चलाएंगे, हमें भी कौन सी बंदूक चाहिए? ब्राउन बेस नामक बंदूक चाहिए। तो इसका सर्वप्रथम विरोध किया गया था साथियों बैरकपुर छावनी में, क्योंकि लोगों को ये लगा कि यार ये तो गाय और सूअर की जो चर्बी वाले जो कारतूस है उनको अपने मुंह से छुलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। इसी वजह से इसका विरोध किया गया। और सबसे पहले विरोध करने वाला कौन था? मंगल पांडे। इसने क्या कहा कि मैं झुकेगा नहीं साला। मंगल पांडे ने विरोध कर दिया किसका? इस एनफील्ड राइफल बंदूक का, जो कि बैरकपुर छावनी बंगाल के अंतर्गत आता था। 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे के ऊपर एक पिक्चर भी बनी हुई है साथियों। इन्होंने विरोध किया। क्या विरोध किया? कि हम इस बंदूक को नहीं चलाएंगे। और विरोध करने के बाद 29 मार्च 1857 ईस्वी को इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने कर दी? मंगल पांडे ने। उन अंग्रेज अधिकारियों के नाम थे ह्यूशन व बग। क्या नाम थे? ह्यूशन व बग। ये किसके नाम थे? अंग्रेज अधिकारियों के। अब जिसके कारण मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद में देखो 29 मार्च 1857 ईस्वी को तो इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या करी। और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को ही इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो लोगों में कहीं ना कहीं जोश भड़का। जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने कहा कि जब हमारा एक साथी इस चीज के लिए अपना मतलब शहीद हो सकता है, उसने बोल दिया कि भाई मैं इस बंदूक को नहीं चलाऊंगा, कारतूसों को नहीं खोलूंगा, और 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और खुद फांसी पर लटक गया। तो जो अन्य जो सैनिक थे उनके मन में भी चिंगारी भड़की। साथियों, अब यहाँ पर मंगल पांडे को फांसी दी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। तो फिर कहीं ना कहीं विद्रोह होने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उस समय 1857 के स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था, उस समय राजस्थान में निम्न 6 सैनिक जो छावनियां थी। देखो आगे हम बात करें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान में निम्न 6 सैनिक छावनियां थी। अब देखिएगा, अगर मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, तो ये जो बंदूकें थी ये तो पूरे राज्य में, पूरे भारत में एक जैसे कि भाई भारत के जो मूल के जो सैनिक है भारतीय मूल के, उनको ये बंदूकें मिलेगी, और जो अंग्रेज सैनिक है अंग्रेज मूल के, उनको ये बंदूकें मिलेगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं विद्रोह सभी जगह होना था। और विद्रोह कहाँ होगा? सबसे अधिक जो सैनिक छावनियां हैं वहीं पर होगा साथियों। तो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, क्रांति हुई थी, इसमें राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। तो देखो इन 6 सैनिक छावनियों को अगर हम देखें, तो पहली जो सैनिक छावनी आती है वो है नसीराबाद अजमेर, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी साथियों। दूसरी आती है देवली टोक, ये सबसे छोटी थी। एरिनपुरा, पाली, नीमच मध्य प्रदेश, ब्यावर, अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर। देखो ये 6 सैनिक छावनियां राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय थी। तो डायरेक्टली प्रश्न ये पूछेगा कि 1857 की क्रांति में कितनी सैनिक छावनियां थी राज्य में? तो 6 थी भाई। कितनी थी? 6 थी। 6 के ही नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न ये पूछ लिया कि कौन सी सैनिक छावनी थी, कौन सी नहीं थी, तो ये भी आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो नसीराबाद अजमेर में, देवली टोक में, एरिनपुरा पाली में, नीमच मध्य प्रदेश में, ब्यावर अजमेर में और खेरवाड़ा उदयपुर में। सबसे बड़ी कौन सी? नसीराबाद अजमेर। सबसे छोटी कौन सी? देवली टोक। मारवाड़ रियासत सर्वाधिक विद्रोह यहाँ पर हुआ था साथियों। एरिनपुरा जो पाली में थी, ये किसका भाग थी? मारवाड़ रियासत का। और 1857 की क्रांति में सर्वाधिक विद्रोह कहाँ पर हुआ था? एरिनपुरा पाली में। नीमच जो सैनिक छावनी थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में सीमांत छावनी थी, अभी राजस्थान से ये बाहर है, लेकिन उस समय ये राजस्थान के अंतर ही शामिल होती थी साथियों। तो इसी वजह से जब देखो हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो नीमच को भी हम पढ़ते हैं, जबकि नीमच तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में, लेकिन बंटवारा तो बाद में हुआ जब भारत आज़ाद हो गया। उस समय नीमच जो है साथियों ये राज्य का ही हिस्सा था। तो नीमच एमपी सीमांत छावनी जो अभी राजस्थान से बाहर है। ब्यावर अजमेर मेरो की छावनी इसको कहते हैं, और खेरवाड़ा उदयपुर जिसको साथियों भीलों की छावनी कहते हैं। इन 6 सैनिक छावनियों में से नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा और नीमच, इन 4 सैनिक छावनियों ने तो भाग लिया किसमें? 1857 की जो क्रांति हुई उसमें।
लेकिन ब्यावर अजमेर ने और खेरवाड़ा उदयपुर ने कहा कि नहीं लड़ेंगे, जबकि ये 4 लड़े लेकिन ये 2 नहीं लड़े। कौन कौन से नहीं लड़े? ब्यावर अजमेर वाले नहीं लड़े और खेरवाड़ा उदयपुर नहीं लड़े। साथियों, इनमें से ब्यावर व खेरवाड़ा ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। मतलब राज्य की जो 6 सैनिक छावनियां थी, इसमें से 4 ने ही 1857 की क्रांति में भाग लिया। नसीराबाद अजमेर ने, देवली टोक ने, एरिनपुरा पाली ने और नीमच मध्य प्रदेश ने। किसने भाग नहीं लिया? तो ब्यावर अजमेर ने भी नहीं लिया और खेरवाड़ा उदयपुर ने भी भाग नहीं लिया। आगे हम बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान में सैनिक छावनियां तो 6 थी और सैनिक टुकड़ियां 3 थी। समझो बात को, सैनिक छावनियां तो कितनी थी? 6 और सैनिक टुकड़ियां कितनी थी? 3। शेखावटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजियन और मेवाड़ भील कोर। कौन कौन सी? शेखावटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजियन और मेवाड़ भील कोर, ये तीनों क्या है? राज्य की सैनिक टुकड़ियां हैं। देखो, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई 1835 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय झुंझुनू। जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई 1836 में, जिसका मुख्यालय एरिनपुरा। और मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई 1841 में, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा। एक मिनट यार, जोधपुर लीजियन शायद 1835 है, ये भी शायद, ये भी 1835 है। थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट हो रहा है, तो थोड़ा इसको चेक कर लेना आप, ठीक है ना। तो साथियों, ये 3 सैनिक टुकड़ियां थी राजस्थान में, शेखावटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजियन और मेवाड़ भील कोर। जबकि सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी? 6। कौन कौन सी थी? वापिस देख लीजिएगा, डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा यहाँ से। नसीराबाद अजमेर, देवली टोक, एरिनपुरा पाली, नीमच मध्य प्रदेश, ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर। तो इनमें से ब्यावर अजमेर ने और खेरवाड़ा उदयपुर ने तो भाग लिया ही नहीं। भाग लेने वाले कौन कौन थे? नीमच एमपी, एरिनपुरा पाली, देवली टोक और नसीराबाद अजमेर। इन 4 ने ही 1857 की क्रांति में भाग लिया था। आगे हम देखें साथियों, तो देखो, 1857 का जो विद्रोह है, इसकी शुरुआत संपूर्ण भारत में, अगर भारत की बात करें तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका विद्रोह हुआ था। जबकि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुई थी। कहां पर हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। तो आपको ये याद रखना है, डायरेक्टली प्रश्न, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा, एक चीज, जितने भी फैक्ट, जितनी भी सारी चीजें आप ये पढ़ रहे हो, इन सभी चीजों को आप स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है, वहां से पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हो। और इन सभी के जो एमसीक्यूज है, वो भी स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है, उससे बिल्कुल एमसीक्यूज रोजाना, अभी जैसे प्रजामंडल के एमसीक्यूज पूरे हो चुके हैं, आज ही आपका टॉपिक हुआ है, और आज शाम को 5 बजे ही इस टॉपिक से जो प्रश्न उत्तर है वो ऐप पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। 149 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें, जिसमें आपको मैराथन टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं साथियों, पूरे 150 प्रश्नों के माइनस मार्किंग के सहित, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो ऐप डाउनलोड का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया, और आप ऐप को प्ले स्टोर से जाकर भी 149 रुपये वाला कोर्स परचेज कर सकते हो। देखो, दोनों ही फैक्टों को याद रखना है। भारत में 1857 का विद्रोह कब हुआ? शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को। और राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 ईस्वी को। आपको ये जगह याद रखनी है, नसीराबाद से। कहाँ से हुई शुरुआत? नसीराबाद से ही राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, 28 मई 1857 ईस्वी को। क्लियर है सभी के यहाँ तक? तो आपको बिल्कुल ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे पहले हम देखो, हमने देखा कि भाई राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से होता? नसीराबाद से। तो नसीराबाद का विद्रोह पढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले कौन सा विद्रोह पढ़ेंगे हम? नसीराबाद का विद्रोह। देखो, जो जो चीजें आपसे पूछी जाएगी, हर एक चीज को मैंने शामिल किया है। तो जो नसीराबाद का विद्रोह हुआ था राजस्थान में, कहाँ पर हुआ था? अजमेर में। कहाँ हुआ था ये? अजमेर में हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 ईस्वी को। क्योंकि अभी हमने देखा ना, राजस्थान में 1857 का विद्रोह 28 मई 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ से? नसीराबाद, अजमेर से। यह राजस्थान का सर्वप्रथम विद्रोह था, जिसका प्रमुख नेता कौन था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह जो थे, इन्होंने किसका सपोर्ट किया था साथियों? जो क्रांतिकारी थे, ठीक है ना, जो क्रांतिकारी थे उसका सपोर्ट किसने किया था? बख्तावर सिंह ने। अधिकारी मेजर पिचार्ड अपने परिवार को लेकर ब्यावर चला गया। यहाँ का जो एजीजी था, यहाँ का कौन था? यहाँ का जो अधिकारी था एजीजी साथियों, उसका नाम एजीजी क्या, सॉरी, जीजी, गवर्नर नहीं, एजीजी, जीजी, और एक था पीए। पीए था, है ना, पॉलिटिकल एजेंट। तो साथियों, यहाँ का जो अधिकारी था वो था मेजर प्रिचार्ड
इसने देखा कि यार विद्रोह शुरू हो गया है तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो मारने वाले थे किनको? अंग्रेजों को। तो साथियों ये अपने परिवार को लेकर कहाँ चला गया? ब्यावर अजमेर चला गया। नसीराबाद में इसकी शुरुआत हुई और ये परिवार को लेकर कहाँ चला गया? ब्यावर अजमेर। इस विद्रोह में वुड व न्यूबरी नामक अंग्रेजों की विद्रोहियों द्वारा क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। विद्रोह कौन सा था? ये नसीराबाद वाला। नसीराबाद का विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 ईस्वी को। कहाँ हुआ? अजमेर में। यह राजस्थान का सबसे पहला विद्रोह है। प्रमुख नेता भी पूछ ले तो कौन रहेगा? बख्तावर सिंह। यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था वो अपने परिवार को लेकर कहाँ चला गया? ब्यावर। क्या नाम था अंग्रेज अधिकारी का? मेजर प्रिचार्ड। और जो क्रांतिकारी थे इन्होंने विद्रोह किया तो वहाँ की बंदूकें भी लूटेंगे, वहाँ के पैसे भी लूटेंगे और वहाँ कोई बीच में आएगा तो उनको मारेंगे भी। तो बीच में कौन आने वाले थे? वुड और न्यूबरी। दोनों की हत्या किसने कर दी? क्रांतिकारी जो थे 1857 ईस्वी के, इन्होंने वुड और न्यूबरी नामक अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। किन्होंने? 1857 के क्रांतिकारियों ने। तो आपको ये चीजें याद रखनी है साथियों। देखो नसीराबाद के बाद में राजस्थान में जो विद्रोह हुआ राज्य में, वो था भरतपुर का विद्रोह। देखो 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को कौन सा विद्रोह हुआ था साथियों? नसीराबाद अजमेर का विद्रोह। उसके 3 दिन मतलब 31 मई 1857 को विद्रोह कहाँ पर हो गया? भरतपुर में। जो भरतपुर में विद्रोह हुआ उसकी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, तो क्या रहेगा? 31 मई 1857 ईस्वी को भरतपुर का विद्रोह हुआ था। इसके नसीराबाद अजमेर के 2-3 दिन बाद में, ठीक है ना, 2 दिन बाद में 28 मई से 29 मई 30 मई मतलब तीसरे दिन ये विद्रोह कहाँ पर हो गया? भरतपुर में हो गया। यहाँ के जो शासक थे साथियों वो थे जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह थे नाबालिग। कहाँ के शासक थे ये? भरतपुर पे। तो भाई देखो नाबालिग अगर कोई शासक रहेगा तो वहाँ के संपूर्ण जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जितने भी डिसीजन हैं, उसको लेने का अधिकार किसको होता था साथियों? अंग्रेजों को होता था। तो मतलब पूरी किसकी चलती थी भरतपुर में? अंग्रेजों की चलती थी। यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मोरिसन। कौन था? मोरिसन। कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कौन करता था? एजीजी करता था, ठीक है ना। अब देखो भरतपुर में जो विद्रोह हुआ तो मॉरिसन ने भरतपुर सैनिकों को कहां पर भेज दिया? दौसा भेज दिया, क्योंकि इसको लगा कि भाई देखो सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था, यहाँ पर भरतपुर में सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था। छोटी सी रियासत थी भरतपुर। अब देखो इसमें क्या हुआ साथियों, जो यहाँ के सैनिक थे तो उसने सोचा, किसने? मॉरिसन ने, कि यार अगर मैं इनको यहाँ से नहीं भेजूंगा तो हो सकता है इनके अंदर भी कोई चिंगारी जल जाए और ये भी क्या कर दे? विद्रोह कर दे। तो इसने तुरंत डिसीजन लिया और भरतपुर के सैनिकों को कहां पर भेज दिया? दौसा में भेज दिया। किसने भेजा? मॉरिसन ने। लेकिन साथियों यहाँ पर जो गुर्जर और मेव जाति के जो लोग थे, किस जाति के? गुर्जर और मेव जाति के जो लोग थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया भरतपुर में, किसने किया? गुर्जर और मेव जाति के लोगों ने यहाँ विद्रोह कर दिया। और भरतपुर के विद्रोह को देख करके मॉरिसन जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था ये भागकर कहाँ पर आ गया? आगरा में आ गया। मतलब भरतपुर से आगरा बिल्कुल पास में ही था, क्योंकि भरतपुर, अलवर, धौलपुर उसके पास में यूपी है वर्तमान में, आगरा भी वहीं पे है साथियों। तो बिल्कुल ये मॉरिसन भागकर कहाँ चला गया साथियों? आगरा चला गया। तो ये आपका कौन सा विद्रोह था? भरतपुर का विद्रोह था। भरतपुर के विद्रोह में क्या क्या चीजें याद रखनी है कि कब हुआ? 31 मई 1857 ईस्वी को। शासक कौन था यहाँ पर? जसवंत सिंह, जो कि नाबालिग था। पॉलिटिकल एजेंट कौन था भरतपुर का? मॉरिसन था। यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया, बल्कि यहाँ के गुर्जर और मेव जाति के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह किया था साथियों। भरतपुर के सैनिकों को मॉरिसन ने कहाँ भेज दिया था? दौसा में भेज दिया था। और खुद भाग करके कहाँ आ गया था? आगरा में आ गया था। मतलब गुर्जर और मेवों का कहाँ पर अधिकार हो गया था? भरतपुर पर अधिकार हो गया था। तीसरा जो विद्रोह देखे तो तीसरा विद्रोह आता है आपके नीमच का विद्रोह। सीमांत छावनी मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। यहाँ पर विद्रोह कब हुआ? देखो 28 मई में तो कहां पर हुआ था? 28 मई में तो हुआ था नसीराबाद अजमेर में। 31 मई को कहां पर हुआ? भरतपुर में। और देखो 31 मई से 1 जून आएगी, 2 जून आएगी और 3 जून की बात है। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। सीमांत मतलब बिल्कुल लास्ट सीमा में ये छावनी थी राज्य के, जो वर्तमान में एमपी में है। यहाँ का अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट। क्या नाम था? कर्नल एबोट। नीमच का जो विद्रोह हुआ था, नीमच जो छावनी थी सैनिक, यहाँ का अंग्रेज अधिकारी का नाम आपसे पूछ रहे तो कर्नल एबोट यहाँ के अंग्रेज अधिकारी का नाम था।
जबकि प्रमुख नेता की बात करें तो देखो प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। ये प्रमुख नेता किनका साथ दिया था इन नेताओं ने? तो जो 1857 ईस्वी के जो क्रांतिकारी थे उनका साथ दिया था। किसने? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। साथियों, इन्होंने क्या किया, जो यहाँ का अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट, इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी? कर्नल एबोट की गोली मारकर हत्या कर दी। जो 1857 के जो क्रांतिकारी थे इन्होंने। नीमच से ये भागे। 40 अंग्रेजों को डुगला गांव चित्तौड़गढ़ में शरण दी गई। देखो, अब यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था? कर्नल एबोट, इसकी तो गोली मारकर क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो यहाँ से 40 अंग्रेज थे। कितने? 40 अंग्रेज यहाँ से भागे। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि यार ये अपनी भी हत्या कर देंगे साथियों। तो ये यहाँ से भागे। कहाँ से? नीमच से। और भागकर भागते भागते कहाँ पर पहुंचे? ये डुगला नामक एक गांव है जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो यहाँ पर एक किसान ने इन 40 अंग्रेजों को अपने घर में शरण दी थी और इनकी जान बचाई थी साथियों। देखो, इसके बाद में मेजर शावर्स के कहने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच के अंग्रेज परिवार को जगमंदिर पिछोला झील में ठहराया था। देखो, मेजर शावर ने कहा। किससे? जो स्वरूप सिंह थे, महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ के जो राजा थे साथियों, उदयपुर के। तो बिल्कुल वहां पर जो शासक थे उनसे कहा। किसने? मेजर शावर्स ने, कि भाई जो नीमच का जो अंग्रेज परिवार है इसको आप शरण दीजिए। तो इन्होंने क्या किया? महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के अंतर्गत जो जग मंदिर है, इस जग मंदिर में नीमच के अंग्रेज परिवार को इन्होंने ठहराया था साथियों। किसने ठहराया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने। कहाँ से भागा था ये परिवार? नीमच से भागा था। जो आपके नीमच जो सैनिक छावनी थी, बिल्कुल यहीं से ही अंग्रेज परिवार भागा था। और इनको जो महाराणा थे जिनका नाम था स्वरूप सिंह, इन्होंने कहाँ ठहराया? जग मंदिर जो पिछोला झील के यहाँ स्थित है, तो वहीं पर इनको ठहराया था। किसके कहने पर? मेजर शावर्स के कहने पर। नीमच छावनी के क्रांतिकारियों ने 5 जून 1857 ईस्वी को देवली लूटी और वहां से ये दिल्ली चले गए। अब देखो, नीमच में तो कोई नहीं बचा, तो नीमच में जो जो चीजें थी इन्होंने अपने साथ ली। फिर यहाँ से गए ये देवली। कब? 5 जून 1857 ईस्वी को। और देवली इनको इन्होंने लूट लिया साथियों। वहाँ जो जो चीजें थी वहां भी लूट ली और ये फिर कहाँ चले गए? वहां से दिल्ली चले गए। तो इस प्रकार ये आपका कौन सा विद्रोह आता है? नीमच का विद्रोह आता है। देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी चीज आपसे छोड़ी नहीं जा रही है। जो चीजें आप पढ़ रहे हो यूं मान लीजिए बिल्कुल गोल्डन चीजें हैं साथियों ये। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल जो 12वीं क्लास आएगी 1857 क्रांति ईस्वी पार्ट 2, तो साथियों बिल्कुल देखना नहीं भूले उसको। बिल्कुल इंतजार रहेगा उस क्लास का आप सभी को भी और मुझे भी। तो साथियों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ये आपके कल जो है ये टॉपिक क्लियर पूरा हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, और ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों। और आप हो सके तो टेस्ट सीरीज जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि बाद में फिर हो सकता है कि आपको जो वर्तमान में प्रश्न है वो आपके लिए टेस्ट उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।